एक औरत अचानक से गायब हो जाती है और बहुत ढूंढने के बाद भी उस औरत का कुछ पता नहीं चलता। मामला आखिर में पुलिस के पास पहुंच जाता है और फिर पुलिस उस औरत को जगह जगह पर ढूंढती है। तो पुलिस को पता चलता है कि ये औरत घर के अंदर जा तो रही है लेकिन घर के बाहर आती हुई नज़र नहीं आई। अब इसके बाद पुलिस उस औरत के पति को पकड़ते हैं। अब पुलिस वाले जैसे ही उसके पति से पूछताछ करते हैं तो उसका पति पुलिस वालों को अपने साथ पहले तो बाथरूम में लेके आता है। वो कहता है कि सर वो यहाँ पे आई थी, और उसके बाद में वो उन्हें अपने किचन में लेके जाता है। फिर कहता है कि बाथरूम से वो किचन में आई थी और फिर कुकर के रास्ते वो बाहर चली गई। अब जैसे ही पुलिस वाले ये जानकारी लेते हैं कि ये क्या कह रहा है कि पहले बाथरूम में आई थी, फिर किचन में आई थी, फिर कुकर के रास्ते वो बाहर चली गई, तो पुलिस वाले समझते हैं कि ये आदमी जो है मानसिक रूप से थोड़ा पागल है। लेकिन जब पुलिस वाले उसके सख्ताई से उससे पूछताछ करते हैं तो दोस्तों एक ऐसा राज खुल के सामने आता है जिस राज को जब लोगों ने जाना तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। क्योंकि दोस्तों आज की कहानी कुछ है ही ऐसी, क्योंकि आप ये समझ नहीं पाएंगे कि एक आदमी कितना दर्दनीय तरीके से किसी की जान ले सकता है। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, और हैदराबाद का ही एक थाना लगता है, थाना मीरगेट, और मीरगेट थाने की ही एक कॉलोनी लगती है जिसका नाम है न्यू वेंकटेश कॉलोनी। दरअसल यहाँ की रहने वाली एक महिला है जिसका नाम है पी वेंकटा माधवी, जिसकी उम्र है 35 साल, और इसका जो मायका है नंदियाल का। होता क्या है दोस्तों, 16 जनवरी 2025 की दोपहर में इसकी माँ जिसका नाम है शुभम्मा, वो अपनी बेटी पी माधवी को कॉल करती है और उससे बात करती है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसकी माँ कुछ घंटों बाद अपनी बेटी को यानी कि माधवी को दोबारा से कॉल करती है। लेकिन क्या होता है, उसका जो मोबाइल होता है वो स्विच ऑफ हो जाता है। उसकी माँ उसको दोबारा से कॉल करती है लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ होता है। तो वो क्या कहती है, अपने पति से कहती है कि देखिए मैं माधवी को बार बार कॉल कर रही हूँ लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही। तो उसका पति उससे कहता है कि हो सकता है कि बैटरी डाउन हो गई हो, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया हो, तुम परेशान मत हो। अब कोई बात नहीं। अब 16 जनवरी 2025 का दिन गुजर जाता है, तारीख आती है 17 जनवरी 2025। अब 17 जनवरी 2025 को उसकी माँ उसको दोबारा से कॉल लगाती है, लेकिन दोस्तों जो माधवी है उसका कॉल जो है लगता नहीं है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ होता है। अब जब उसका मोबाइल फिर से स्विच ऑफ पाया जाता है तो उसकी माँ जो है शुभम्मा वो परेशान हो जाती है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसकी बेटी का मोबाइल जो है 2-3 दिन तक स्विच ऑफ रहे, और आज दूसरा दिन चल रहा है कि उसकी बेटी माधवी का मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। 17 जनवरी को भी वो बार बार कॉल करती है लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। तो वो क्या करती है, वो अपनी बेटी के पति जो है उसका नाम है गुरुमूर्ति, उसको कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं माधवी को कल से कॉल कर रही हूँ लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही, क्या बात है। तो गुरुमूर्ति कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, माधवी की क्या है, मेरे से थोड़ा झगड़ा हो गया था तो वो मेरे से नाराज़ हो गई है, उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है और वो घर से कहीं चली गई है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ पर वो मिल नहीं रही। अब जैसे ही जो शुभम्मा है माधवी की माँ वो ये वाली बात सुनती है तो वो परेशान हो जाती है। तो वो 18 जनवरी 2025 की सुबह ही गुरुमूर्ति के घर पे अपने पति के साथ आ जाती है और उससे पूछती है कि बात क्या है, मुझे बताओ और मेरी बेटी कहाँ है। तब गुरुमूर्ति उन्हें बताता है कि 16 जनवरी 2025 की सुबह जो माधवी है वो मेरे से बार बार कह रही थी कि मुझे मायके जाना है। अब देखो मेरे दोनों बच्चे अपनी बुआ के घर पे हैं और यहाँ पे हमें अपना भी तो त्यौहार मनाना है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति होती है वैसे ही साउथ में पोंगल का त्यौहार होता है जिसे कि वहाँ के लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। अब पोंगल का त्यौहार हमें मनाना है लेकिन उसे मायके जाना है। मैंने उससे बहुत मना किया लेकिन वो सुनती नहीं है। अब मैं उससे मना कर रहा हूँ तो वो मेरे से नाराज़ होकर पता नहीं कहाँ चली गई। अब मैंने उसको हर जगह ढूंढा, उसकी फ्रेंड्स के घर पे फ़ोन कर लिया, रिश्तेदारी ने फ़ोन कर लिया लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ है और वो कहीं नहीं पहुँची। अब क्या होता है दोस्तों, जो माधवी की माँ है शुभम्मा
वो बहुत परेशान हो जाती है कि मेरी बेटी 2 दिन से गायब है, बताओ मेरे को पता ही नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो नज़दीकी थाना होता है मीरगेट, वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे जाके रिपोर्ट लिखवा देते हैं। और अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं, जो उसका पति है गुरुमूर्ति, कि बताओ क्या हुआ था। तो गुरुमूर्ति सारी कहानी बता देता है कि हुआ क्या था कि माधवी जो है मेरे से बार बार कह रही थी मायके जाऊंगी, लेकिन मैंने उससे मना किया। अब वो मेरे से नाराज़ होकर चली गई है। अब मैं उसे ढूंढ रहा हूँ तो कहीं मिल नहीं रही है। अब दोस्तों, जो पुलिस वाले हैं वो माधवी का फ़ोन नंबर, फ़ोटो, सारी डिटेल उससे ले लेते हैं और कहाँ कहाँ जा सकती है वो वहाँ पे ढूंढते हैं और उसके मोबाइल को भी सर्विलांस पे डालते हैं। लेकिन जो मोबाइल होता है वो घर में ही स्विच ऑफ हुआ होता है। अब पुलिस वाले उसे हर जगह ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलती। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। 18 से 19 हो जाती है, 19 से 20 हो जाती है, 20 से 21 हो जाती है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, इतने दिन गुजर गए लेकिन माधवी अभी तक मिली ही नहीं है। तो पुलिस वाले जो है माधवी के घर के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन सबको सर्च करते हैं। अब सर्च करते हैं तो पता चलता है कि 16 जनवरी 2025 की सुबह माधवी घर के अंदर तो गई है लेकिन घर के बाहर नहीं आई। अब 22 जनवरी 2025 की सुबह पुलिस वाले गुरुमूर्ति के घर पे पहुंच जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ क्या क्या हुआ वो तुम्हारे घर में। तो वो गुरुमूर्ति जो है वही बात दोबारा से बताता है कि देखिए सर, माधवी अपने मायके जाने की मेरे से बात कर रही थी, मैंने उसको रोका, वो मानी नहीं। अब बताओ, वो मेरे से नाराज़ होकर चली गई, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ पर वो मिल नहीं रही है। और तो पुलिस वाले उससे कहते हैं कि जो माधवी है वो घर के अंदर आ तो रही है लेकिन जा नहीं रही। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो पुलिस वाले हैं वो माधवी के बैकग्राउंड के साथ साथ जो इसका पति है गुरुमूर्ति, उसके बैकग्राउंड के बारे में भी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको गुरुमूर्ति के बारे में बताना चाहूँगा। जो गुरुमूर्ति है वो पिछले 20 साल तक, यानी कि सन 2020 तक, सन 2000 से लेकर सन 2020 तक वो भारतीय सेना में वो सूबेदार रहा है, जो कि भारत के अलग अलग जगह पे, देश में जगह अलग अलग जगह पे जाके उसने ड्यूटी भी दी है। और सन 2020 में गुरुमूर्ति जो है नायब सूबेदार की पोस्ट पे था और तब वो जाके रिटायर्ड हुआ था। और नायब सूबेदार की पोस्ट से रिटायर होने के बाद उसे DRDO में ज्वाइनिंग कर ली थी उसने। DRDO एक बड़ी पोस्ट है हमारे यहाँ पे, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से ही देखी जाती है। उसमें ही DRDO में ये भर्ती हो गया था, यहाँ पे कि इंटेलिजेंस बोलते हैं इनको। तो इसमें ये भर्ती हो गया था। अब DRDO का है तो इससे सीधे सीधे सख्ती से पूछताछ भी नहीं कर सकते लोग। अब बात क्या हो, अब उससे बार बार पूछा जाता है। लेकिन हुआ क्या था दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। जब गुरुमूर्ति से उन 5 दिनों तक, 6 दिनों तक पूछताछ हो रही थी तो वो रोज़ाना अपना बयान जो है बदल रहा था और पुलिस वाले उसके हर बयान को अपने पास नोट करते जा रहे थे कि उसने 22 जनवरी को क्या बयान दिया है, 21 को क्या दिया है, 20 को क्या दिया है, 19 को क्या दिया है, 18 को क्या दिया है। और वो सारे के सारे बयान जो हैं अलग अलग होते हैं। अब पुलिस वालों को उसके ऊपर हो जाता है शक और इसके बाद पुलिस वाले गुरुमूर्ति से सख्ती से पूछते हैं कि बताओ सच क्या है। अब सच बताओगे तभी तुम बच पाओगे, क्योंकि तुम्हारे सारे के सारे बयान जो हैं सब अलग हैं। उसके बाद गुरुमूर्ति एक कहानी सुनाता है और उस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वालों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 16 जनवरी 2025 की सुबह आखिर हुआ तो क्या हुआ था। हुआ ये था कि 16 जनवरी 2025 की सुबह जब गुरुमूर्ति के पास माधवी आती है तो वो उससे कहती है कि मुझे मायके जाना है, बच्चे भी अपनी बुआ के घर पे गए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी। तो गुरुमूर्ति कहता है कि तुम मायके क्यों जाना चाहती हो, यहीं पे त्यौहार बनाओ। लेकिन माधवी क्या है, उसकी बात नहीं सुनती। उन दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। इसी बीच गुरुमूर्ति क्या होता है, माधवी को धक्का मार देता है बहुत ही जोरी से। अब जैसे ही वो धक्का मारता है तो उसका सर घर की दीवार के कोने पे बहुत ही ज़ोर से पड़ता है और वो इतनी ज़ोर से पड़ता है कि जो माधवी है वो ज़मीन पे गिर जाती है। और गुरुमूर्ति गुस्से में होता है, वो उसकी तरफ देखता नहीं है और वो घर से बाहर चला जाता है। अब तकरीबन 1 घंटे बाद गुरुमूर्ति वापस घर पे आता है। अब घर पे आता है तो वो देखता है कि माधवी ज़मीन पे अभी भी पड़ी हुई है, जैसे कि वो बेहोश हो। लेकिन गुरुमूर्ति उसकी तरफ एक भी बार नहीं देखता, घर में जो काम होता है वो करता है और फिर से बाहर चला जाता है। अब लगभग 2 घंटे बाद गुरुमूर्ति फिर से वापस आता है घर में
अब वो घर में देखता है कि माधवी अभी तक पड़ी हुई है, तो वो क्या करता है, उसकी नब्ज़ टटोलता है। अब जैसे ही नब्ज़ टटोलता है तो पता चलता है कि माधवी तो मर चुकी है। अब माधवी मर चुकी है तो गुरुमूर्ति सोचता है ये मर चुकी है तो मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। अब माधवी को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और माधवी की लाश को घर के अंदर की साइड लेके आता है बाथरूम में, और उसके बाद ये बहुत देर तक सोचता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। होता क्या है, अब ये खोलता है यूट्यूब, और यूट्यूब पे खोल के देखता है कि अगर कोई मर जाए तो उसकी बॉडी को ठिकाने कैसे लगाएं और कोई भी सबूत घर में कैसे ना छोड़ पाएं, यानी कि घर में कोई सबूत भी ना छूटे। तो ये क्या करता है, जो उसकी पत्नी है माधवी, उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करता है और फिर उनको ले जाके कुकर में उबालता है। उसके बाद जब उसकी हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं तो उसके शरीर के टुकड़ों को कुकर से बाहर निकालता है और जो मांस के लोथड़े होते हैं उन्हें मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करता है और एक पॉलिथीन में भरता है, और जो हड्डी होती हैं उन्हें मूसल से कूट कूट के उनका चूरा बना लेता है, उन्हें अलग थैली में भर लेता है। ऐसे ऐसे करके ये माधवी के शरीर के पूरे शरीर के छोटे छोटे पीस करके उनके टुकड़े बना लेता है। उसके बाद इसके घर के नज़दीक में ही एक बहुत बड़ी झील है जिसकी की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। ये क्या करता है, उसके सारे टुकड़ों को पॉलिथीन में भरता है और उस झील पे जाता है और झील के अंदर तक चला जाता है, पैदल पैदल बहुत अंदर, और वहाँ पे जाके उन सारे टुकड़ों को पानी में खोल देता है। फिर वापस आता है, फिर उन टुकड़ों को लेके जाता है, क्योंकि टुकड़ों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। वो ऐसा ऐसा कई बार करता है और इस सारी प्रक्रिया में उसको लगभग 72 घंटे का समय लगता है। और उसके बाद YouTube पे जो उसको बताया गया था कि घर को साफ कैसे करें, उसी तरह से घर के कोने कोने को ये चमका देता है और घर में DNA का एक भी सबूत नहीं रहता। अब पुलिस को उसने ये सारी कहानी बता दी कि उसने क्या किया, कैसे किया। अब पुलिस वालों ने जैसे ही ये वाली बात सुनी तो पुलिस वालों के पैरों के नीचे से भी ज़मीन खिसक जाती कि अरे किया कैसे, कैसे कर दिया ये सारी चीज़। तुरंत फॉरेंसिक वाली टीम को बुलाया जाता है और कुछ टीम जो झील है उसके पास जाती है। झील का पूरे का सर्वे कराया जाता है, लेकिन झील के अंदर से उसकी पत्नी के शरीर की बॉडी का एक भी कण नहीं मिलता। और इधर फॉरेंसिक की टीम उसके पूरे घर को झांक रही होती है, एक एक चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही होती है, कुकर की तलाशी ले रही होती है, मूसल की ले रही होती है, मिक्सर ग्राइंडर की तलाशी ले रही होती है, लेकिन उसमें से भी DNA नहीं निकलता। अब पुलिस वालों के हाथ में दोस्तों एक भी DNA का कण नहीं था। अब उससे पूछा जाता है गुरुमूर्ति से कि तुमने अपनी पत्नी को मारा क्यों, ऐसी क्या वजह थी कि तुमने अपनी पत्नी को इतनी ज़ोर से धक्का दिया। तो वो बताता है कि मेरी शादी जो है इससे सन 2012 में हुई है, हमारे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मैं अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये मेरे पे छोटी छोटी बात से लड़ती थी, झगड़ती थी। अब जब ये मर गई तो मुझे अंदर से बहुत खुशी मिली, लेकिन अगर मैं सबको बाहर जाके ये बताता कि ये एक्सीडेंटल मरी है तो सभी लोग मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगाते, क्योंकि हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो सभी लोग ये सोचते कि मैंने ही इसको मारा है, भले ही ये एक्सीडेंटल मरी है, इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही आना था। अब इसके बाद में दोस्तों पुलिस वाले जो हैं 22 तारीख से लेके अब 24-25 तारीख हो चुकी है, आज तक उसके घर के चप्पे चप्पे की तलाशी ले ली है, उस झील की तलाशी ले ली है, लेकिन उसकी पत्नी माधवी के शरीर का कोई भी कण नहीं मिला है, कोई भी सबूत नहीं मिला है। और हाँ, जो माधवी है, जो घर के CCTV कैमरे लगे हुए थे घर के आसपास में, तो उनमें घर के अंदर जाती हुई तो दिख रही है, लेकिन घर के बाहर आती हुई नहीं दिख रही। अब ये केस कोर्ट में चलेगा। गुरुमूर्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे कुछ दिन की रिमांड पर रख लिया गया है। लेकिन दोस्तों एक बात है, जब CCTV कैमरे लग रहे थे तो जो माधवी थी वो अंदर जा रही थी, लेकिन अगर उसे बाहर जाना होता तो CCTV कैमरे से छुप के क्यों जाती। और हाँ, अगर माधवी के पति ने उसकी हत्या की है या उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, उनको वो लेके जाता तो CCTV कैमरों के सामने क्यों लाता, वो छुप के ही जाता। इसीलिए वो CCTV कैमरे की निगरानी में नहीं आ पाया है। अब पुलिस वालों से लोग पूछ रहे हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं वहाँ के, उनसे पूछा गया कि क्या जो गुरुमूर्ति है उसके ऊपर माधवी की हत्या का केस साबित हो चुका है या नहीं। तो जो वहाँ के कमिश्नर हैं उनका कहना है कि अभी हम इस मामले में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो अदालत है वो सबूतों के आधार पर चलती है।
वो दलीलों के आधार पे नहीं चलती। और अभी तक उसकी पत्नी की हत्या का एक भी सबूत उनके हाथ में नहीं है। अभी जो गुरुमूर्ति कह रहा है हम सिर्फ उसी को मान रहे हैं और इसको हम नहीं मान सकते, क्योंकि जब तक कोई सबूत नहीं होगा तो खून जो है साबित नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि ये आदमी जो है पिछले 20 साल तक भारतीय सेना में रहा था और जब ये रिटायर हुआ था तो नायब सूबेदार था और इसके बाद DRDO में ये सुरक्षा गार्ड के तौर पे भी गया था। अब ये देखिए, इतनी बड़ी सुरक्षा एजेंसी में ये भर्ती है, लेकिन आदमी के दिमाग के बारे में क्या कहा जा सकता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसने अपनी पत्नी के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें कुकर में उबाला, फिर मूसल से कूटा, मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड किया और एक झील में जाके उसको बीच में जाके छोड़ दिया। लेकिन इसने क्या क्या चीज़ सीखी होगी यूट्यूब से कि इसके घर से एक भी सबूत नहीं मिल पाया। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट पे बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।